हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव आपके लिए लेकर आ गया हूं झारखंड बजट 2021-22। बजट को आए काफी दिन हो चुके हैं और आप अलग अलग न्यूज़पेपर वगैरह में या फिर मैगजीन्स वगैरह में इसके बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे। लेकिन कम्प्रिहेंसिव मैनर में एक बार बजट को कंप्लीट कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब आप आने वाले दिनों में कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फेस करने वाले हैं। और खासकर जब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का आपको एग्जाम देना है तो वहां पर इकोनॉमी का सेक्शन और ये बजट जो है करेंट अफेयर के हिसाब से भी काफी रेलेवेंट टॉपिक है। और यहाँ पर जो बात हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर उसके करेंट अफेयर के सेक्शन पर हमारा हाईलाइट होगा। जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं उन पर हमारा फोकस होगा, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट है, जो बजट का स्टैटिक सेक्शन है, उसको मैं कई बार पहले भी कवर कर चुका हूं। और जो आखिरी बजट की जो वीडियो थी मेरे द्वारा बिहार बजट की, उसमें स्टैटिक पोर्शन को मैंने अच्छे से डील कर रखा है। तो अगर आपको लगता है कि मेरा स्टैटिक वाला सेक्शन उतना सही नहीं है एंड आई नीड अ रिवीजन, तो आप बिहार बजट सर्च करके यूट्यूब में उसे देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर जो करेंट अफेयर का सेक्शन है जो कि झारखंड स्पेसिफिक है, आप उसको कवर कर सकते हैं। और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के कंप्लीट कोर्स के लिए आप स्टडी आईक्यू के ऐप को विजिट कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट पर जाके चीजों को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप पर अभिनव अंडरस्कोर सर ये सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो देखिए, जब बजट की बात होती है तो बजट के बारे में आपको जानना पड़ेगा थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से भी, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कि इसको जो टर्म बजट है कहीं पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जिक्र किया गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। और राज्य में जो वित्त मंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में जो यूनियन गवर्नमेंट है उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा पेश किया जाता है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो इस बार का केंद्रीय बजट था वो पहली बार फुल्ली डिजिटल फॉर्मेट में पेश किया गया टैबलेट के मदद से। लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है इस टेक्नोलॉजी के साथ, और अभी भी वहां पर ये ऑफलाइन सूटकेस वाला सिस्टम चल रहा है। तो झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर का नाम है रामेश्वर ओरांव। और रामेश्वर ओरांव साहब जी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया पूरे बजट स्पीच का, उनके द्वारा ही पेश किया गया। 2020-21 का जो बजट है वो पेश किया गया और उसकी टोटल जो वैल्यू है वो है 91,277 करोड़, यानी कि 91,277 करोड़ का बजट पेश किया गया। और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो करंट ईयर था, यानी कि इसके प्रीसीडिंग की अगर बात करें तो जो बजट था वो था 86,370 करोड़ का। देखिए, बजट क्या है, वो अगले साल के लिए बात की जाती है। तो 20-21 के लिए ये 91,277 करोड़, और जो पिछला बजट पास किया गया था 2020-21 के लिए वो 86,370 करोड़ का था। यानी बजट में आपको इजाफा नजर आ रहा है, यहाँ पर ग्रोथ आपको नजर आ रहा है, पहले से बढ़ा हुआ है। अब जो झारखंड गवर्नमेंट है ये पहली बार एक आउटकम बेस्ड बजट पेश की है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक टर्म है फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार। ये पूछा जा सकता है कि आउटकम बेस्ड अप्रोच कब अपनाया गया। और यहाँ पर स्पेसिफिक टारगेट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनको निर्धारित किया गया, उनका निर्धारण किया गया। और जो रिजल्ट्स होंगे उनका मेजरमेंट किया जाएगा जब नया फाइनेंशियल ईयर आएगा, तो कि ठीक है आप कितना इसमें सक्षम रहे, कौन सा मंत्रालय किस तरीके से परफॉर्म किया, कितना बढ़िया पैसे का यूटिलाइजेशन किया गया, इन बातों पर फोकस किया जाएगा। अब अगर आपको एक ग्लांस में देखना हो बजट को तो आप इस तरीके से देखिए, यहाँ पर हिंदी में टर्म्स लिखे गए हैं, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है, और फिर यहाँ पे बताया गया है कि 2019-20 के लिए एक्चुअल कितना था, 2020-21 के लिए एस्टिमेट्स कितने थे, और फिर रिवाइज करके एस्टिमेट कितना लाया गया, और अगला जो अभी बजट पेश किया गया उसमें क्या फिगर है। तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। और यहाँ पर आप चीजों को कंपेयर कर सकते हैं कि टाइम इंक्रीज हुआ है। सरकारें जो हैं जो बजट पेश करती हैं बाद में उसमें रिवीजन करना पड़ता है, और जब आपके पास खासकर कोविड जैसे पेंडेमिक का सिचुएशन आ जाता है तो पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाती है, वहां पर बहुत ज्यादा चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन फिर भी
जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, जो सरकार को राजस्व प्राप्तियों का उम्मीद है, वो है 76,707 करोड़ का। अब इसमें देखिए जो कर प्राप्ति की बात हो रही है कि टैक्स में सरकार कितना रुपया लाएगी, तो सरकार का कहना है कि करीब 45,315 करोड़ हम टैक्स में लाएंगे, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है वो है 22,050 करोड़ का, और स्टेट की अपनी जो शेयर है टैक्स में, यानी कि स्टेट ओन टैक्स या फिर राज्य का स्व कर राजस्व यानी रेवेन्यू की बात हो रही है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कहीं ज्यादा 23,265 करोड़ है। तो देख लीजिए यहां पर जो राज्य सरकार का राजस्व कर है, स्व राजस्व कर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा है। इस बात को फोकस करना है आपको, ठीक है। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, यानी कि अगर सरकार कहीं पर सर्विसेज दे रही है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट की बसें चलती हैं, तो उससे जो पैसा वसूली किया जा रहा है पैसेंजर से, वो तो कोई टैक्स नहीं है, तो ऐसा चीज होता है नॉन टैक्स। तो स्टेट का जो ओन नॉन टैक्स है, अपना राज्य सरकार जो अपना जनरेट कर रही है, वो हो गया 13,500 करोड़। और यहाँ पर जो ग्रांट इन एड मिला हुआ है राज्य सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो है 17,891 करोड़। अब इन फिगर्स को आपको याद नहीं करना है, लेकिन हाँ एक ट्रेंड समझना है कि किसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, स्टेट गवर्नमेंट का कहाँ है। और ये टोटल जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो 31,000 करोड़ है, जो कि टैक्स रेवेन्यू से कहीं कम है। और देखिए ये दोनों को अगर आप सम कर दीजिएगा तो आपको ये वाला फिगर मिल जाएगा। राजस्व प्राप्ति जो है वो आप समझ गए कि कर है इसमें, और नॉन टैक्स है यानी गैर कर है। ओके, जो कैपिटल रिसिप्ट्स की बात की जा रही है, तो वो अभी के लिए एस्टिमेशन है 14,570 करोड़, 14,570 करोड़, जो कि काफी कम है अगर आप राजस्व प्राप्तियों के तुलना में देखें तो जो कैपिटल की बात की जा रही है, तो जो हमने पहले लोन दे रखा है और उसकी जो रिकवरी होगी, जो पूंजी जो हमने दिया था, वो पूरा पूंजी जो लौट आए, तो वो कितना, तो उसका कंट्रीब्यूशन करीब 70 करोड़ का है। और जो उधार है और अन्य मतलब कि जो देयताएं हैं, यानी कि बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज, यानी जो हम उधार में पैसा लेकर आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा है, 14,500 करोड़। ये कहीं ना कहीं आगे इस पर हमें ब्याज भी चुकाना होगा। तो अगर कुल प्राप्तियों की बात कर दी जाए, तो यहाँ पर राजस्व प्राप्ति और जो पूंजी प्राप्ति है, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट को जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा, और वो है 91,277 करोड़। यही आपका अमाउंट हो गया बजट का। अब यहाँ पर आगे बताया गया है कि खर्च कहाँ कहाँ किया जा रहा है। जैसे एस्टैब्लिश्ड एक्सपेंडिचर जो है, जहां पर आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, वो खर्च होने ही होने हैं, तो यहाँ पे 37,943 करोड़, राउंड फिगर में अगर बात करें तो 38,000 करोड़ रुपए की बात की जा रही है। और रेवेन्यू का जो पैसा है वो कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, तो इंटरेस्ट पेमेंट में खर्च होगा, सैलरी देने में और पेंशन देने में। तो पेंशन देने में करीब 6,800 करोड़, सैलरी देने में करीब 15,000 करोड़, और इंटरेस्ट पेमेंट में 6,187 करोड़। यानी इंटरेस्ट देने में जो पैसा खर्च हो रहा है वो पेंशन देने में किए गए खर्च से कहीं कम है, पेंशन पर ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। यानी जो 60+ लोग हैं या वृद्धा पेंशन योजना या अन्य पेंशन योजनाओं से जुड़े हैं, उनको कहते हैं वन वे ट्रांसफर। क्योंकि जैसे कि सरकार अगर कहीं पर सैलरी देती है तो बदले में वो आपसे कुछ काम करा रही है, लेकिन पेंशन अगर दिया जा रहा है या छात्रवृत्ति दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है, उसके रिटर्न में सरकार को कुछ मिलता है नहीं डायरेक्टली। ओके, तो इसको कहते हैं वन वे ट्रांसफर या ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। अगर हम बात करें कैपिटल कहां कहां खर्च होने हैं, पूंजी कहां कहां खर्च होगी, तो इंटरनल डेट ऑफ द स्टेट, जो राज्य का आंतरिक ऋण है, इसमें खर्च होना है। इसी तरीके से लोन और एडवांस जो है भारत सरकार के, वहां पर खर्च है उसको लौटाने में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, और लोन एंड एडवांसेस अगर पूरे तरीके से देख ले तो ये फिगर भी आ जाता है करीब 4,388 करोड़ का। और स्कीम वगैरह जो है उन पर खर्च हो रहे हैं 5,333 करोड़। तो इस तरीके से आपको एक रफ आइडिया लग गया। अब मैं आपको और इन फिगर्स के जाल में नहीं फंसाऊंगा। अब आपको यहाँ थोड़ा ये सब जो फिगर है वो याद करने वाला फिगर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि ये रेवेन्यू डेफिसिट जो है, जिसको कहते हैं राजस्व घाटा,
यानी राजस्व में जितनी प्राप्तियां हो रही हैं, रेवेन्यू में जितना पैसा आ रहा है, अगर उससे ज्यादा हम खर्च कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये हमारे लिए रेवेन्यू डेफिसिट है। और इसका जो अमाउंट है वो है 951 करोड़। और अगर हम तुलना करें स्टेट के जीएसडीपी से तो ये होता है करीब 0.26%, यानी आधे परसेंट से भी कम, एक चौथाई करीब परसेंट का हो गया। ओके, अब देखिए यहां पर ये फिगर आपको याद रखना है, फिस्कल डेफिसिट। अब ये फॉर्मूला यहाँ चार्ट में जो भी फिगर यूज किए गए हैं उसके हिसाब से है। ये फिगर आप देख लीजिए तो ये है यहाँ करोड़ में बताया गया है 10,210 करोड़, और ये टोटल स्टेट के जीएसडीपी का ये होता है 2.83%। अच्छी बात ये है कि जो भी एफआरबीएम एक्ट्स होते हैं, मतलब फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, उनमें जो बातें की गई हैं कि 3% से कम आपको रखना है फिस्कल डेफिसिट, तो वो यहाँ पर मेंटेन है, 3% से कम है, और ये अच्छा सिंबल है इकोनॉमी के लिए। जो प्राइमरी डेफिसिट है ये करीब 1.11% है। तो आप इन तीनों फिगर को याद कर लीजिए एटलीस्ट परसेंटेज के टर्म्स में कि रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, या फिस्कल डेफिसिट आप जो कहना कंफर्टेबल समझे, और ये प्राइमरी डेफिसिट कितना है। अब यहां पर इस चार्ट के मदद से समझाया गया था कि जो रुपया आता है, अगर 1 रुपया है तो कहां कहां से आ रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्टेट के अपने टैक्स से 25% से भी ज्यादा, यानी 25.49%। सेकेंड नंबर पर स्टेट का जो शेयर है सेंट्रल टैक्स में। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, तो ग्रांट इन एड, यानी अनुदान की राशियां जो है। फोर्थ नंबर पर उधार में जो पैसा लाया गया, बोरोइंग। पांचवें नंबर पर है स्टेट का नॉन टैक्स ओन नॉन टैक्स जो रेवेन्यू है, और जो लोन वगैरह की रिकवरी हुई ये आखिरी नंबर पे आ रही है। तो इस तरीके से 100% आपको पता चल गया कि 1 रुपया जो है आ रहा है कहां कहां से। इस फिगर में बताया गया है कि जा कहां कहां रहा है। तो यहाँ पर जो बड़े वाले चंक हैं उनको देख लीजिए, और इससे स्टेट का माइंडसेट भी पता चलता है कि स्टेट किस तरीके के चीजों में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रही है। जैसे देखिए यहाँ एजुकेशन जो है उस पर 14.5% खर्च किया जा रहा है, तो ये काफी प्रोग्रेसिव सिंबल दे रहा है आपके पास। इसी तरीके से रूरल डेवलपमेंट में एजुकेशन से थोड़ा कम, यानी यहाँ पर जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं उनको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर आप समझेंगे कि जो वित्तीय समावेशन है उस पर सरकार काम कर रही है, अच्छी बात है। अब इसके साथ साथ आप देख लीजिए कि पेंशन वगैरह देने में खर्च हो रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट में, जो पेमेंट करना है लोन का, ये सब है। हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर पर 8.55%, फूड एंड सिविल सप्लाईज पर खर्च है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर पे खर्च, सोशल वेलफेयर यहाँ 8% करीब खर्च हो रहा है, पुलिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट का अच्छा खासा खर्च जो है 8.33%, यानी कि 1/12 हिस्सा से भी ज्यादा जो है वो पुलिसिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट पर खर्च हो रहा है। यानी आपको ये भी समझ में आ गया कि कानून व्यवस्था जो है उसको मैनेज करने में बहुत ज्यादा खर्च आ रहा है, असामाजिक तत्व बहुत ज्यादा है, या फिर जो स्टेट है वो डिजास्टर प्रोन है। समझे? चलिए अब यहाँ पर कंपोनेंट बताए गए हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स के, और इस फिगर को फिर से आप एक बार देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अगर मैं रिपीट करूंगा तो ये आपके और मेरे लिए डुप्लीकेशन ऑफ इफर्ट्स होंगे। एक्सपेंडिचर का अगर आप जायजा लेना चाहें, एनालाइज करना चाहें, तो आपको एक ट्रेंड देखने से पता चलेगा कि हमेशा से ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये यहाँ पर अगर हम बात करें 2018-19 से, तो लगातार ये प्रोग्रेसिव स्टेट में है। अगर रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो पहले गिरता है और फिर उठ रहा है। तो ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या लगातार बढ़ा है, लगातार कम हुआ है, तो इन चीजों में आपको फंसना नहीं है। अब जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उनका कहना है कि 2021-22 के लिए जो फिस्कल डेफिसिट है वो एस्टिमेट की जा रही है 10,210 करोड़, जो कि स्टेट के जीएसडीपी का 2.83% होगा। ये फिगर हम लोग पहले भी देख चुके हैं और ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। बहुत तरीके के नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और इसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा भी है। और 11 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कोऑपरेटिव यानी सहकारिता, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ। तो इनको आउटकम बेस्ड बजट पर ढाला गया है। उनको कसौटी पर उतार के देखेंगे कि ये एक साल में कितना बेहतर परफॉर्म किए हैं, अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संख्या 11 डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं।
और ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनको सबमिट करना होगा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट ऑन द वर्क दे आर प्लानिंग टू डू इन नेक्स्ट फिस्कल ईयर, कि एक साल में हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, यूनिवर्सल पेंशन की बात की गई है, यानी सबके लिए पेंशन की बात की गई यहाँ पर। और ओल्ड एज के जो लोग हों, जो वहां पर विडो हों, जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं, या फिर ऐसे जो हैं जो अनाथ हैं, ऑर्फन हैं, उन सभी व्यक्तियों के लिए यहाँ पर यूनिवर्सल पेंशन की बात कर दी गई। जो बजट है इसमें एक और अच्छी बात की गई है कि जो काऊ है, जो कि हमारे लिए एक होली एनिमल है, उसका जो क्रिमेशन हो काफी सही ढंग से होना चाहिए। और इसके लिए जो लोगों का एक रिचुअल है उस हिसाब से होना चाहिए। अगर कोई गाय मवेशी मर जाती है तो ऐसे खुले में छोड़ना ठीक नहीं है। और इसको देखते हुए सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि क्रिमेशन ग्राउंड्स बनाए जाएंगे गायों के लिए हर एक डिवीजन में झारखंड के। ठीक है, और हेल्थ डेवलपमेंट के अगर बात करें तो जो गवर्नमेंट है यहाँ पर 10 ट्रॉमा सेंटर्स की बात करती है और 48 एक्सीडेंट प्रोन एरिया जो है इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और एक ट्रॉमा सेंटर जो है वहां पर ऑपरेशनलाइज किया जाएगा आने वाले समय में। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो भी नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा या फिर जो भी हेल्थ फैसिलिटी आइडेंटिफाई की जाएगी एक्सीडेंट प्रोन एरिया में, वहां पर काम किया जाएगा, ताकि जो गोल्डन आवर होता है, जो 1 घंटे का वक्त होता है एक्सीडेंट के जस्ट बाद का, और उस समय अगर किसी व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा दिया जाता है तो उसके जीवन को बचाने के चांसेस 90% से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इस बात का सरकार संज्ञान ले रही है। स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो भी नरेगा जो है, मनरेगा जिस स्कीम को कहते हैं, तो यहाँ पर जो पहले वेतन मिलता था प्रतिदिन का 194 रुपया, उसको 31 रुपया बढ़ा के अब कर दिया गया 225 रुपये। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहले फिगर कितना था, अब कितना हो गया, या कितना इजाफा किया गया है। इसके लिए आप याद रख लीजिए 1200 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट कर दिए गए हैं फार्म लोन वेवर स्कीम के लिए। यानी कि जो भी किसानों ने पहले ऋण ले रखा है तो उसमें ऋण माफी के स्कीम के लिए 1200 करोड़ असाइड कर दिया गया है। ये किसानों के लिए अच्छी भी बात है, और इसमें एक बुरी बात है कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि सरकार का जो अपना रेवेन्यू है, जो सरकार को टैक्स पेयर अपना पैसा देते हैं, उसका ये सही उपयोग नहीं है। एक पहलू ये है, और दूसरा पहलू ये है कि आप कह सकते हैं कि इससे किसानों में एक बुरी आदत लग जाती है लोन ना चुकाने की। लेकिन वो एक यहाँ पर हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, वो कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बनाने की बात की गई है और गवर्नमेंट ने नोटिस लिया है कितने डेथ्स हो रहे हैं लाइटनिंग स्ट्राइक्स की वजह से, बिजली के गिरने की वजह से। लास्ट ईयर आपको याद होगा न जाने कितनी जाने गई, 100 की संख्या में, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में। तो ये संज्ञान लिया जाए, अगर कुछ एक्शन लिया जा सकता है तो वो किया जाए। मैसेज वगैरह भेज के लोगों को बचाया जा सकता है कि अभी जो माहौल है, सरकमस्टांसेस ठीक नहीं है, आप सेफ प्लेसेस पर चले जाइए। तो टेक्नोलॉजी का हम यूज करेंगे। यहाँ पर एक नई पब्लिक किचन की बात की गई है जिसका नाम है गुरुजी किचन, और इसके पहले एक दाल भात किचन ऑलरेडी चल रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये नाम डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ऑप्शन में 2-3 तरीके का किचन का नाम देके, जैसे कि इंदिरा किचन कह दें, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें आपको याद रहना चाहिए कि हाँ, गुरुजी किचन के नाम से एक नई स्कीम आई है पब्लिक किचन के लिए, और पहले से जो एग्जिस्टिंग है उसका नाम है दाल भात किचन। दाल भात स्टेपल डाइट है, उसके नाम पे है। अब देखिए, यहाँ पर हम हिंदी में आ जाते हैं। यहाँ पर हम बहुत सारे जो स्कीम्स हैं उनको डायरेक्टली हिंदी में देखेंगे। वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि आप एग्जैक्टली हिंदी में समझिए तो बेहतर होगा। और यहाँ पर जो बजट में जो बजट स्पीच थी वहां से मैंने डायरेक्टली चीजों को हैंड पिक कर रखा है मैंने। ओके, तो यहाँ पर समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना की बात की गई है, समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना। और यहाँ पर प्रत्येक जिले से गांव का चयन किया जाएगा और उसको बिरसा ग्राम के रूप में जाना जाएगा, मतलब नोटिफाई किया जाएगा। वहां पर किसानों के लिए सर्विस सेंटर्स की स्थापना की जाएगी, और जो भी वहां पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो किसान समूह हैं, एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी एग्रीकल्चर के रिलेटेड अलग अलग डायमेंशंस को लेकर। आयाम मतलब पहलू, डायमेंशन है ना। और इससे उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है कि हमें 2022 तक फार्मर्स के इनकम को डबल करना है, उसमें यह समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना मददगार साबित होगा। और इसके लिए 61 करोड़ रुपए जो हैं वो बजट में अलग से प्रस्तावित किए गए। एक स्कीम है किसान समृद्धि योजना, यानी
यहाँ इनकम बढ़ाने की बात की जा रही है और प्रत्येक जिला के विभिन्न प्रखंडों में सोलर आधारित डीप बोरिंग यानी माइक्रो इरिगेशन टेक्निक जो है उस पर फोकस किया जाएगा और इसके लिए 45 करोड़ से रुपया जो अधिक का आवंटित किया गया है। एक है पोस्ट हार्वेस्ट एंड प्रिजर्वेशन आधारभूत संरचना का विकास, यानी कि इसमें कोल्ड स्टोर चेन वगैरह जो है वो बनाए जाएंगे, या तो 24 कोल्ड स्टोर या छोटे स्तर के लघु शीत गृह जो है उनका स्थापना किया जाएगा। इसके लिए प्रॉपर इंफ्रा का डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि जो फसल है, जो यहाँ पे खाद्यान्न है, उनके सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हो रहे हैं उनको रोका जा सके। इसी तरीके से गो मुक्ति धाम की स्थापना की जाएगी। ये वही है जो क्रिमेशन सेंटर होगा मृत्यु प्राप्त गो के शरीर का पवित्र तरीके से निष्पादन करने के लिए। तो ये गो मुक्ति धाम जो है ये नाम एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे आपको याद कर लेने का है। ओके, झारखंड में अभी तक कोई ओपन यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो यहाँ पर पहली ओपन यूनिवर्सिटी खुला विश्वविद्यालय जो है वो स्थापित की जाएगी। और दुमका के मसलिया में मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना जो है वो लागू की जाएगी। तो ध्यान कर लीजिए, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया दुमका और वहां पर जगह का नाम हो गया मसलिया, वहां पे मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना लागू की जाएगी। इसी तरीके से दो जगह याद कर लीजिए, लुगुबुरु और रजरप्पा, इन दोनों जगहों का डेवलपमेंट किया जाएगा टूरिज्म सेंटर के रूप में। जैसे कि अन्य जगहों पर इको टूरिज्म को वगैरह को प्रमोट कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उनकी फैसिलिटीज को और बेहतर किया जा सकता है। तो दो शहर लुगुबुरु और रजरप्पा याद हो गया। अब आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड का क्लासेज हो गए या फिर जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनको स्वरोजगार के लिए यानी सेल्फ एम्प्लॉयड करने के लिए ग्रांट दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा कि आप इसे कुछ काम करिए। अगर यूथ की बात करें, युवा की बात करें, तो इसके लिए कौशल विद्या अकादमी का स्थापना किया जाएगा। नाम याद कर लीजिए, कौशल विद्या अकादमी। और 2020-21 के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना यानी इसमें बेरोजगारी भत्ता देने की बात की गई है। ओके, और मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशिक छात्रवृत्ति योजना, तो इस जो एक यहाँ पर छात्रवृत्ति योजना का नाम है वो है मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशिक छात्रवृत्ति योजना। महिलाओं के लिए महाविद्यालय बनाने की बात की गई है और 300 बेड के, महिलाओं के लिए 300 बेड के हॉस्टल यानी हर कॉलेज में 300 बेड का एक हॉस्टल बनाया जाए महाविद्यालयों में। और ये जो हड़िया और दारू, या वैसे तो आप कह सकते हैं कि इंटॉक्सिकेंट्स हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हार्श रियलिटी है, बहुत सारे लोग जो हैं इसमें लगे हुए हैं इस इंडस्ट्री में। तो हड़िया दारू जो बनाई जाती है और जो उसकी बिक्री की जा रही है उसमें 15,000 से ज्यादा महिलाएं जो है स्टेट की वो लगी हुई हैं, तो उनको आजीविका से जोड़ा जाएगा। और सखी मंडल यानी एक तरीके का कोऑपरेटिव हुआ, इनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे उनको पलाश ब्रांड, अब ब्रांड का नाम याद कर लीजिए, पलाश ब्रांड के नाम से उनको मार्केटिंग की जाएगी और मार्केट में उनको उपलब्ध कराया जाएगा और इससे महिलाओं का जो इनकम है उसमें वृद्धि होगा, इजाफा होना है। यहाँ पर आशा, ये आप नाम याद कर लीजिए, आशा का फुल फॉर्म हो गया आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। और इसके तहत इसके जरिए 20 लाख से भी ज्यादा यानी 20.8 लाख फैमिली जो हैं उनको सशक्त माध्यमों से जोड़ा जाएगा और 26 लाख आने वाले समय में लोगों को और कनेक्ट किया जाएगा आजीविका संवर्धन हुनर अभियान से। पलाश ब्रांड जो है ये याद कर लीजिए, मार्केटिंग की जाएगी। किसानों की बात करें तो हमने देखा है किसानों के लिए बहुत कुछ किया गया है और किसान जो हैं और जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, इनके बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए, बेहतर समन्वय के लिए चैम्बर ऑफ फार्मर्स का गठन किया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से झारखंड राज्य उद्यान प्रोत्साहन सोसाइटी का डेवलपमेंट किया जाएगा, गठन किया जाएगा और इससे क्या होगा कि बागवानी योजनाएं जो हैं उनको मजबूती मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगा।
एक और स्कीम बिरसा मुंडा के नाम पर, तो बिरसा हरित ग्राम योजना, इसमें टारगेट रखा था सरकार ने 20,000 एकड़, लेकिन उससे भी कहीं आगे बढ़ के 26,000 एकड़ में आम और मिक्स्ड फ्रूट्स का जो ये हॉर्टिकल्चर है वो परफॉर्म किया गया, और ये ग्रीन वॉश को भी बढ़ा रहा है और इससे एक्स्ट्रा इनकम भी हो रहा है। इसी तरीके से नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, ये भी ग्रेट लीडर्स रहे हैं झारखंड के पावन भूमि के। और यहाँ पर नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, इसमें जो टारगेट था उससे कहीं ज्यादा 1 लाख हेक्टेयर का टारगेट, लेकिन 1,12,000 हेक्टेयर की जो भूमि है उसका कल्चर किया गया, उपचार किया गया, और 98,000 हेक्टेयर जो भूमि है उसका जो उसको ट्रीटमेंट जो है वो कर रहे हैं, अभी किया जा रहा है। तो ये सब स्कीम में बहुत कुछ किया जा रहा है। हेल्थ सेक्टर में अगर देखें तो 2 मेडिकल कॉलेज की बात की गई है, एक धनबाद में और एक जमशेदपुर में। और इनके अलावे साहिबगंज जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर विशेषज्ञ चिकित्सक एवं आवश्यक मशीन उपकरण वगैरह को वहां पर अब मतलब प्रमोट कर रहे हैं। वहां पर जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं उनको जगह दिया जाएगा, पनाह दिया जाएगा। हर एक गांव में एक एक सीधो कानो खेल क्लब बनाने की बात की गई है। तो खेल क्लब किसके नाम पर, यहाँ पर नाम अगर पूछ दिया जाए तो संथाल रिबेलियन के लीडर सीधो और कानो, इनके नाम पर। इसी तरीके से हजारीबाग के जो एरिया हो गया वहां का गोरिया कर्मा, और जो खूंटी का क्षेत्र है वहां पे चूजा यानी कि चिक की बात हो रही है, इनके प्रजनन के लिए यानी पोल्ट्री को प्रमोट करने के लिए सेंटर स्थापित किया जाएगा। जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में सोलर सिटी के रूप में उसको विकसित किया जाएगा। इसी तरीके से टारगेट कर रहे हैं यानी टारगेटिंग द हार्ड कोर पुअर प्रोजेक्ट, और इसमें जो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, पाकुड़, इसमें जो 5,000 अति कमजोर यानी कि जो हार्डकोर पुअर फैमिलीज हैं, जो जनजातीय समूह हैं, उनको पहले हम मॉनिटर कर रहे हैं, और ये 24 महीनों का परियोजना है, और इनको लाभ पहुंचाएंगे। इस गरीबी से इनको बाहर लाने के लिए काम किया जाएगा। एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट दिख रहा है आपको। यहाँ समाधान स्कीम की बात की गई है, और इसके अंतर्गत सरकारी जो भी स्कूल हैं उसमें एक्सपर्ट टीचर्स यानी जो स्किल्ड टीचर हैं, दक्ष जो हैं, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, और जो सब्जेक्ट के ऑनेस्टली मतलब जानकार हैं, अब जनरलाइज नहीं स्पेशलाइज्ड वर्जन की बात की जा रही है, और इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा। इस पर सरकार काम कर रही है। तो समाधान स्कीम आप इसको याद रख सकते हैं। इससे इनकम तो मतलब यहाँ पर नौकरियां भी जनरेट होंगी और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी सुधरेगा। जो उड़ान स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसके तहत जो रीजनल कनेक्टिविटी की बात की गई है, तो यहाँ पर 2 शहर का नाम याद रख लीजिए, बोकारो और दुमका। यहाँ हवाई अड्डा जो है उसका जो बनाने का काम है, उन्नयन का जो काम है वो प्रगति पर है, और आने वाले समय में जो दुमका हवाई अड्डा है तो वहां पे कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस एंड मल्टी इंजीनियरिंग रेटिंग के स्तर का ट्रेनिंग सेंटर शुरुआत किया जाएगा, और वहां पर पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सारी बातें की गई हैं, और ये किस मॉडल पर काम कर रहा है, तो पीपीपी मॉडल पर, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ये इस तरीके का ट्रेनिंग सेंटर, लाइसेंस सेंटर डेवलप किया जाएगा। तो उड़ान के तहत आपको बोकारो और दुमका याद रखना है। और यहाँ पर आपको एक नेवा टर्म याद रखना है, यानी नेवा का फुल फॉर्म होता है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। और जैसे देश भर में सभी राज्यों में जो विधानसभा है और जो संसद है, उनकी जो कार्य प्रणाली है वो मैनुअल है, और उसको अब कन्वर्ट करके ऑनलाइन डिजिटल किया जा रहा है। और इसमें भी झारखंड खुद को पीछे नहीं रख रहा है, झारखंड भी अपने विधानसभा को डिजिटलाइज कर रहा है, और जो नेवा स्कीम है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ये जारी किया जा रहा है, और इस पर आगे काम किया जाएगा। इस तरीके से झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट पहलू हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलेवेंट हैं, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आप बहुत कुछ लाभान्वित हुए होंगे। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।